हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ या एक और नई क्लास के साथ। मैं आपका अपना पंकज फिर से आपके सामने क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 क्लास 10 चैप्टर नंबर 9। तो शुरू करते हैं। कल अपन ने बात कर ली थी क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, तो उससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 तो थोड़ा सा मैं आपको पहले की तरह रिवाइज करवाऊं। तो मैंने आपको ये कहा था कि आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए। जैसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए एक्सरसाइज 8.1 की जो 6 फॉर्मूले हैं वो सारे पता होने चाहिए। दूसरा, एक्सरसाइज 8.2 की जो टेबल है वो याद होनी चाहिए। जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को ये कहता रहता हूं कि जब तक टेबल याद नहीं होगी तब तक अपन इसका एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal from a point on the ground। पहली बात है कि स्टेचू है 1.6 मीटर का, ठीक है, जो कि कहां खड़ा है, एक पेडिस्टल के टॉप के ऊपर लगा हुआ। पेडिस्टल क्या होता है? पेडिस्टल भी एक टावर की तरह ही होता है या बिल्डिंग की तरह। ठीक है, तो मैं भी बना लेता हूं। ये रहा मेरा ग्राउंड लेवल, ये बना दिया मैंने पेडिस्टल, और इस पेडिस्टल के ऊपर ये 1.6 मीटर का स्टेचू बना दिया। उसके बाद फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, मतलब जमीन के किसी बिंदु से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू, उस स्टेचू के टॉप का एलिवेशन एंगल, उन्नयन कोण मेरे पास है 60 डिग्री बना दिया। और एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण पेडिस्टल के टॉप से, पेडिस्टल का शिखर या टॉप ये हो गया, एलिवेशन एंगल मतलब उन्नयन कोण, ये कितना है 45, ये हो गया 45, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, आगे फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, मुझे पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये रहा मेरे पास पेडिस्टल, ये रहा स्टेचू। तो इस पेडिस्टल की ऊंचाई मुझे ज्ञात करनी है, तो इसको x मान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी अपने पास दो ट्रायंगल होंगे, दो त्रिभुज होंगे, वो भी समकोण त्रिभुज, वो भी समकोण त्रिभुज, तब हमें एक साइड तो वो लेनी है जो हमारे पास गिवन होगी, एक वो लेंगे जो फाइंड आउट करनी। लेकिन यहां तो गिवन भी यही है और फाइंड आउट भी यही करनी है, ज्ञात भी यही करनी है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक साइड तो वो ले लेंगे जो गिवन और फाइंड आउट करनी है, दूसरी वो लेंगे जो दोनों के अंदर सेम आ रही है। सेम टू सेम लास्ट वाला क्वेश्चन ही है, इससे पहले वाला। फर्क सिर्फ इतना है कि लास्ट क्वेश्चन में ये x ऊपर था, ये नीचे था। लास्ट क्वेश्चन में मुझे x फाइंड करना था, बस ऊपर वाला फाइंड आउट करना था, ज्ञात करना था, और नीचे वाला मेरे पास दे रखा था। तो नाम दे देते हैं ट्रायंगल त्रिभुज को, ए बी
सी और डी दे दिया। क्या ये जो AC है कंप्लीट क्या 1.6 प्लस x हो गई, यानी कि AC 1.6 प्लस x हो गई। शुरू करें। एक काम करते हैं, BC थोड़ा अजीब सा लगेगा इसलिए इसको भी एक बार के लिए y मान, आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, BC को BC ही रख सकते हो, समझेगी नहीं। आगे चलते हैं, शुरू करें। पहले मैं त्रिभुज कौन सा काम में लूं, ट्रायंगल ABC, आप चाहो तो कोई भी दे सकते हो, चाहो तो ये छोटे वाले ABC में C90, तो ये ले लिया। एक तो ये साइड काम आ रही है भुजा लंब परपेंडिकुलर, दूसरी जो सेम है आधार बेस, तो लंब और आधार परपेंडिकुलर और बेस मिलकर फॉर्मूला बन जाएगा tan थीटा बराबर P बटा B लंब बटे आधार। कोट B बनता है। दूसरा कोट थीटा बराबर B बटा P आधार बटे लंब। आप चाहो तो दोनों में से कोई भी काम में ले सकते हो जो आपका मन करे, लेकिन मुझे tan का मान थोड़ा अच्छे से याद रहता है। अगर आपको कोट के मान याद है तो आप कोट वाला सूत्र अप्लाई कर सकते हो। शुरू करें। ABC थीटा है मेरे पास 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर P लंब 1.6 प्लस x बटा आधार या बेस है मेरे पास y। tan 60 का जो मान होता है अंडर रूट 3 बराबर 1.6 प्लस x बटा y। इसके नीचे एक लिख सकता हूं, इसके नीचे एक लिखा, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करेंगे रूट 3y बराबर 1.6 प्लस x, समीकरण ए इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे ट्रायंगल को लेते हैं, राइट एंगल समकोण त्रिभुज BCD, ये तो हो गई मेरे पास लंब परपेंडिकुलर जो मुझे फाइंड करनी है, या दे रखी है, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, और एक वो लेंगे जो दोनों में समान हो, सेम हो, तो BC। परपेंडिकुलर लंब बेस आधार मिलकर बन जाएगा वापस tan थीटा। चलो एक काम करते हैं, कोट ले लेते हैं, इस बार कोट ले लेते हैं, ठीक है। कोट थीटा बराबर B अपॉन P आधार बटे लंब। कोट थीटा का मान 45 डिग्री बराबर P या लंब या परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास x, आधार बेस मेरे पास कितना है y। यहां से कोट 45 एक होता है, y बटे x एज इट इज सेम। इसके नीचे 1 लिख सकता हूं, वज्र गुणा करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, y बराबर आ गया x, यानी y और x आपस में
बराबर है, जो y का मान होगा वही x का मान होगा। अब मुझे ज्ञात करनी है पेडिस्टल की हाइट या ऊंचाई। तो मैं क्या करूंगा, इस समीकरण 1 में y को रिप्लेस कर दूंगा x से। और आपको पता ही है, जब पूरी समीकरण एक वेरिएबल एक चर राशि में बन जाती है तो आसानी से मान निकाला जा सकता है। वैल्यू पुट करते हैं समीकरण 1 में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, √3y बराबर 1.6 प्लस x। y बराबर किसके है, x के। √3x बराबर 1.6 प्लस x। x को पक्षांतरण कर दो, ट्रांसफर कर दो इस तरफ, तो साइन चेंज हो जाएगा 1.6। x कॉमन आ रहा है, यहां बच गया √3, x बाहर आ गया, पूरा ही बाहर आ गया, तो क्या बचा 1 बराबर 1.6 बराबर 1.6। x बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1 आ गया। अब यहां तक ये आंसर सही है, पेडिस्टल की जो ऊंचाई है वो एकदम करेक्ट है ये। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का आंसर मैच करवाएंगे। एनसीईआरटी में कैसे दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है नीचे से रूट हटा दिया बस, जो कि अपन पहले से एक्सरसाइज 8.2 में पढ़ के आए। एक्सरसाइज 8.2 में पढ़कर आ चुके हैं अपन। नीचे से रूट कैसे हटेगा, अगर अकेला होता तो इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता, गुणा और भाग। लेकिन अब ये साथ में माइनस लगा हुआ है, तो इसका रेशनलाइजेशन कैसे होगा, 1.6 √3 माइनस 1, इसी से तो मल्टीप्लाई करना है और इसी से डिवाइड कर देना। लेकिन साइन जो है वो बदल जाएगा, साइन जो है बदल जाएगा। आगे x बराबर 1.6, नीचे की तरफ एक फॉर्मूला लग रहा है, पहले वो लिख देते हैं, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा यहां पर, a की जगह √3, b की जगह 1, x बराबर 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड √3 का वर्ग स्क्वायर 3 माइनस 1, x बराबर 1.6 √3 प्लस 1 बटा 3 में से गया 3 माइनस 1 2, और 2 इससे कट रहा है 0.8, यानी हमारा जो आंसर आ गया 0.8 √3 प्लस 1। पेडिस्टल की ऊंचाई, पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी आ गई, 0.8 √3 प्लस 1। अब आप चाहो तो यहां तक भी छोड़ सकते हो, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, यहां तक भी छोड़ सकते हो, नंबर नहीं कटेगा। आप चाहो तो रूट हटा लो, वरना नहीं हटाओ तो भी चलेगा। लेकिन अपन ने क्या किया, एनसीईआरटी का आंसर मैच करवा लिया। फटाफट इसको देखें, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आई होप आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट इसको देखें।
अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ऑफ नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक एलिवेशन एंगल है जो बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट से, बिल्डिंग के टॉप और टावर का फुट। तो अपन भी एक बिल्डिंग और टावर बनाते हैं। ये बिल्डिंग बना दी और ये टावर बना दिया। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये मान लेते हैं टावर और ये मान लेते हैं अपन बिल्डिंग। टावर और बिल्डिंग क्या दिया हुआ है? पहली बात तो फुट का मतलब क्या होता है? फुट का मतलब होता है पाद बिंदु, मतलब उसका बेस या आधार। किसी भी चीज, मेरा बेस, मेरा आधार, मेरे पैर, ठीक है। तो किसका दे रखा है एलिवेशन? उन्नयन कोण। टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप, ये रहा बिल्डिंग का टॉप, और टावर का फुट, ये रहा टावर का फुट। इसका एलिवेशन एंगल मतलब उन्नयन कोण कितना दे रखा है मुझे? 30 डिग्री मिल गया एक। उसके बाद एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से, टावर के टॉप से, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट का एलिवेशन एंगल, उन्नयन कोण मुझे कितना दे रखा है भाई? फुट ऑफ दी बिल्डिंग 60 डिग्री, ये मुझे दे दिया 60 डिग्री। आगे चलते हैं। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट है मेरे पास 50, टावर की हाइट है 50, मुझे निकालनी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी भवन की ऊंचाई, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। पहले भी मैंने जैसे आपको बताया था, मुझे ये फाइंड करना है, तो इसको तो x मान लो। अब ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, यही दिया हुआ है, यही ज्ञात करना है। तो अब अपन क्या करेंगे, एक उस साइड को लेंगे जो दोनों में कॉमन है, समान है। क्या ये दोनों में आ रही है? दोनों में समान है। नाम दे दो इसको A, B, C और D। अब फिर मैंने आपको लास्ट BC थोड़ा अजीब लगता तो इसको भी एक बार के लिए Y मान। हमारा काम क्या है? हमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं, दो त्रिभुज, वो भी समकोण। दोनों समकोण त्रिभुजों से दो इक्वेशन बनेगी और दोनों इक्वेशन को आपस में इधर उधर करके हमें बिल्डिंग की हाइट x फाइंड आउट कर लेंगे। शुरू करते हैं। ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC, ABC, ये तो दोनों में समान है। y ये मुझे दे रखी है, ये होता है परपेंडिकुलर लंब, ये हो जाएगा बेस और आधार। दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा? दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा? अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, tan थीटा बराबर P बटा B लंब बटे आधार। आप चाहो तो कोट भी ले सकते हो, कोट भी ले सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। शुरू करते हैं। ABC, थीटा है मेरे पास 60 डिग्री, मतलब tan 60 डिग्री बराबर P लंब 50 बटा आधार बेस y, रख दिया। tan 60 का जो मान होता है
क्या होता है √3 बराबर 50/y। वजन गुणा करा दो, इसके नीचे एक लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3y बराबर 50, समीकरण नंबर 1। अब आप चाहो तो इस √3 को नीचे ले जाओ और इसका रेशनलाइजेशन करके नीचे से रूट हटा लो। लेकिन वो अपन क्या करेंगे, जब सेकंड इक्वेशन अपनी बनेगी, दूसरी समीकरण जब बनेगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उन दोनों को देखकर अपन सोचेंगे कि अपन क्या करें ताकि मुझे बिल्डिंग की हाइट, भवन की ऊंचाई x ज्ञात हो जाए। तो दूसरे वाले त्रिभुज को लेते हैं, बी सी डी ले लिया। फिर मुझे दिख रहा है tan थीटा बराबर p/b लंब बटे आधार। एक चीज आपने नोटिस की होगी, लगभग क्वेश्चनों में tan थीटा ही लगता है, ठीक है। थीटा का मान बी सी डी, थीटा का मान 30 डिग्री, tan 30 बराबर P परपेंडिकुलर x, B आधार y। tan 30 का मान होता है 1/√3। जब तक टेबल याद नहीं होगी, सारणी याद नहीं होगी, एक भी प्रश्न करना असंभव है, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। आगे चले, x/y, ठीक है। वजन गुणा करा दो, y बराबर √3x। ये मुझे y का मान मिल गया, ये समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब इन दोनों को देखकर मुझे ये पता लगाना है कि मुझे ज्ञात करना है x का मान, y नहीं, x का मान ज्ञात करना है मुझे, बिल्डिंग की हाइट, भवन की ऊंचाई। आगे चलते, अगर मैं y का मान समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं तो क्या x में समीकरण बनके x का मान आ जाएगा, है कि नहीं? तो वैल्यू पुट करते हैं समीकरण 1 में, मान रखने पर पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या है दोबारा लिख देता हूं एक बार, √3y बराबर 50 50, y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू रखेंगे तो √3, दो के बीच में कोई साइन नहीं होता तो गुणा माना जाता है, तो y का मान रखो √3x बराबर 50। पहले आपको बताया था √3 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आता है 3, तो 3x बराबर 50 और x बराबर 3, इधर मल्टीप्लाई गुणा में है, सामने जाएगा तो डिवाइड में। ये आ गया आपका आंसर, एकदम सही है, यहां तक पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में इसको मिश्र भिन्न में बदला हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में बदला हुआ है, इसको अपन भी बदल लेते हैं। तो कैसे बदलते हैं मिश्र भिन्न में, 50 भाग 3 भाग दिया, 3 एकम 3, 2 0, 3 6 18 बटे 2, 2 बच गया। मिश्र भिन्न में ये जिसका भाग देंगे वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, x बराबर नीचे की तरफ 3 तो वैसा का वैसा रहता है, 16 जो है वो आ जाता है यहां, और जिससे रिमाइंडर बचा शेषफल वो आ जाएगा ऊपर।
इसको सॉल्व कर लेते वापस। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 48 48 और 2 जोड़ा 50। ये लो वापस आ गया वैसा का वैसा। आप चाहो तो ये लिख लो, आप चाहो तो ये कर लो, दोनों आंसर सही है। ये एनसीईआरटी की बुक का है, ये अपन ने निकाला है, आंसर एकदम सही है। बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका अगर यहां तक भी लिख के आते हो तो। 50/3 भी छोड़ोगे तो। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो फटाफट इसको देखें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो पोल ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग ऑपोजिट साइड। दो पोल है बराबर ऊंचाई के, दो पोल बराबर ऊंचाई के, स्टैंडिंग ऑपोजिट मतलब एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, रोड के आमने सामने। विच इज 80 मीटर वाइड। वाइड मतलब ये जो सड़क है वो 80 मीटर चौड़ी है। ठीक है, आगे चलें। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन दी रोड। रोड के बीच में कहीं एक पॉइंट, अब वो कहीं भी हो सकता है, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां 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 कहीं भी ले लो, जहां आपका मन करे। तो मान लो मैंने यहां ले लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, यानी पोल के शिखर के उन्नयन कोण इस बिंदु से, इस पॉइंट से कितने हैं? 60 और 30 डिग्री। अब किसको 60 ले, किसको 30 ले, जो आपका मन हो उसको 60 ले लो, जो आपका मन करे उसको 30 ले लो। क्यों? क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, दोनों की हाइट सेम है पोल की। तो यहां से इसको 60 ले लेते हैं और इसको 30 ले लेते हैं। नाम दे लो, ए बी सी डी ई। आगे, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। हमें इस पोल की हाइट फाइंड करनी है, ऊंचाई x। अगर ये x है तो ये भी x है, क्योंकि दोनों समान है। और ये पॉइंट इन दोनों पोल से कितनी दूरी पर है। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये 80 है, तो अगर ये 20 हुई तो बाकी की कौन सी हो जाएगी? बाकी की कौन सी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बाकी? 60। अगर ये 20 है तो क्या ये 60 हो गई? 60 हो गई। तो क्या करते हैं, इसमें से एक को x मान लेते हैं। अगर ये x है, अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगी? 80 माइनस x, 80 माइनस x हो जाएगी, ये हो गई। ठीक है, एट्टी माइनस एक्स। आप इसको x लोगे तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगी। एक काम करते हैं, इसको अगर x ले लिया तो इसको एक काम करते हैं y ले लेते हैं। अब आप चाहो तो कुछ भी ले लो, देखो सीधी सी बात, जो आपका मन करे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है कि नहीं?
आगे चलते हैं। अब मुझे ये चीजें फाइंड करनी है, x भी चाहिए और मुझे y भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए मुझे। दोनों कैसे आएगी? पहला काम है दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल लेने, ए बी सी, ये 90, सी डी ई, ये 90। दो तो मुझे वो लेने हैं जो 90-90 हो, 90-90 हो, ठीक है, 90-90 हो, ठीक है ना। आगे आगे शुरू करें। पहला त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी, परपेंडिकुलर लंब दिया हुआ है, बेस आधार ये ज्ञात करना, यहां तो दोनों ही है तो ये काम में आ रही है, ये काम में आ रही है, तो P और B लंब और आधार मिलकर बन जाएगा tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर P बटा B लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। आगे थीटा का मान 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर P परपेंडिकुलर लंब y बटे बेस आधार x। tan 60 का मान होता है 1/√3, नहीं होता, वो tan 30 का होता है, tan 60 का मान होता है √3 बराबर y बटे x। आगे इसके नीचे एक लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा √3x बराबर y, समीकरण 1। ये पहली समीकरण बन गई। दूसरी समीकरण दूसरे वाले ट्रायंगल से बनेगी, फिर दोनों को इधर उधर करके अपन x और y दोनों का मान ज्ञात कर लेंगे। आगे बात करते हैं। दूसरा त्रिभुज सी डी ई, ये हो गया लंब परपेंडिकुलर, ये हो गया आधार, ये बेस, ठीक है। फिर tan थीटा P बटा B लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। थीटा का मान 30 डिग्री, tan 30 बराबर P या फिर P लंब परपेंडिकुलर y, ठीक है, बटे आधार बेस 80 माइनस x, 80 माइनस x हो गया। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर y बटे 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणा, यहां से √3y बराबर 80 माइनस x, ये आ गई दूसरी समीकरण। दोनों समीकरण का इस्तेमाल करके इधर उधर करके हमें किसका मान निकालना है, x भी चाहिए
y भी चाहिए। शुरू करें, इसको अलग से लिखते हैं उधर या यहीं से देख लो। अगर मैं यहां से y का मान यहां रख दूं तो क्या पूरी समीकरण x में बदल गई? पूरी समीकरण x में बदल गई। समीकरण x में बदलते ही एक चर में समीकरण, एक वेरिएबल में इक्वेशन आ गई, तो क्या x का मान आ जाएगा? आसानी से आएगा। शुरू करें, √3 मल्टीप्लाई y का मान √3x बराबर 80 माइनस x, 80 माइनस x। ठीक है, अभी अभी बताया था √3 या √3 को मल्टीप्लाई करते ही रूट हट जाएगा और 3 आ जाएगा। 3x बराबर 80 माइनस x। x को इधर लेके आओगे, पक्षांतरण कर दो, ट्रांसफर कर दो, साइन बदल जाएगा। तो 3x प्लस x बराबर 80, 80। 3x और x मिलकर बन जाएगा 4x बराबर 80। x बराबर 4 इधर मल्टीप्लाई गुणा में है, सामने जाएगा तो डिवाइड में। ये लो, डिवाइड कर दो 20, x का मान आ गया 20। अगर x का मान 20 आ गया है तो क्या ये BC जो है वो 20 आ गई? BC आ गई 20। अगर BC 20 आ गई, क्या CD भी आ सकती है? CD बराबर 80 माइनस x, x का मान 20, तो CD बराबर 60 आ गया। CD इस पोल की डिस्टेंस 60 आ गई, इस पोल की डिस्टेंस 20 आ गई। क्या BC और CD पूरी BD है? क्या ये 20 और 60 80 हो गया पूरा का पूरा? मतलब मेरा आंसर जो है वो एकदम करेक्ट है, सही है। अगर CD और BC मिलकर 80 हो गया मतलब एकदम करेक्ट आंसर आया, सही उत्तर आया। तो मैंने निकाल ली दूरी, बचा पोल की हाइट, ऊंचाई y और निकालनी है। अगर मैं x का मान यहां रख दूं समीकरण 1 में, इक्वेशन फर्स्ट में, क्या y आ जाएगा? तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है मेरे पास √3x बराबर y। थोड़ा इसको सही लिखूं, y बराबर √3x, y बराबर √3 गुणा 20। तो y का मान आ गया 20√3। y मतलब पोल की हाइट, ऊंचाई आ गई 20√3। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में एक और अच्छी नई वीडियो के साथ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फटाफट इसको देखें। उसके बाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।